हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम इस क्लास में समझेंगे डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन। जो हमारे डायमेंशनल एनालिसिस में हम ये पढ़ते हैं कि डायमेंशंस की मदद से हम किस तरह से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बिटवीन रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने हमेशा से एक एग्जांपल यूज किया है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ठीक है, विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, जस्ट बाय नोइंग द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटीज ऑन विच टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम माइट डिपेंड। ठीक है, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिन पर पेंडुलम, आपका सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है। उनकी डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए और डिपेंडेंसी पता होनी चाहिए। इसके मदद से आप क्या कर सकते हो, एक एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हो। कैसे करेंगे वो देखेंगे और इसका प्रिंसिपल क्या है जिस पर ये बेस्ड है वो देखेंगे। हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस तो पढ़ा, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट भी हमने पढ़ी, बट उस स्टेटमेंट के कई सारे मतलब निकलते हैं। बेसिक बात ये थी कि उसमें ये कहा गया कि both sides of the equation must have same dimensions। ठीक है, दोनों साइड के जो डायमेंशंस हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अब डायमेंशंस क्या है, पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, इतना तो आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना है स्टेटमेंट का कि पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट हैव सेम पावर्स। ठीक है, ये क्या है, अच्छा ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख लो इसे कि पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट हैव सेम, मस्ट बी सेम। ठीक है, कि बोथ साइड जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। जैसे मास है, अगर एक तरफ उसकी वैल्यू 1 है तो दूसरे साइड ऑफ इक्वेशन भी m की पावर जो है वो 1 ही होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो कि हमने दो क्वांटिटीज को इक्वेट किया और एक साइड के डायमेंशंस हमें पता है, एक साइड के डायमेंशंस हमें नहीं पता। तो कुछ ऐसा रिलेशन आ रहा है कि सपोज करो एक साइड m की पावर 1 है और दूसरी साइड हमने लिया है m की पावर a, तो दूसरी साइड यानी राइट हैंड साइड में a की पावर भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा आपको। क्या एग्जाम्पल है कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस डिपेंड्स ऑन इट्स प्रेशर एंड डेंसिटी। ठीक है, साउंड की वेलोसिटी गैस के प्रेशर और डेंसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, साउंड की वेलोसिटी गैस में। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी इज गिवन बाय दिस। यहाँ पर वेलोसिटी है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ये है प्रेशर, और डी है यहाँ पर डेंसिटी। डेंसिटी के लिए यूजुअली रो का यूज किया जाता है, रो का भी यूज करते हैं, और यहाँ पर हमने जब डी लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं, रो। ठीक है, इसका क्या सॉल्यूशन है, अब हमें क्या बताना है कि देन व्हाट इज a माइनस बी। ए माइनस बी यहाँ पर क्या आएगा। अब a माइनस बी पता करने के लिए हमें a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ से a और b की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, तो आप क्या करोगे कि डायमेंशंस में हम वर्क करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप कहोगे कि लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी हैव डायमेंशन ऑफ एल टी की पावर -1। वेलोसिटी की ये डायमेंशन है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे के। प्रेशर के जगह पर आप क्या लिख सकते हो, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, राइट हैंड साइड में इस पूरे एक्सप्रेशन, ये जो आपका एक्सप्रेशन है, जो टर्म है, इसके हमें डायमेंशंस पता करनी है। ठीक है, तो ये हो गया के। ठीक है, फिर यहाँ पर हो गया p की पावर a और फिर d की पावर b। ठीक है, हम अलग से लिख लेते हैं। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो उसकी डायमेंशन होगी mlt की पावर -2 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। तो जो एल स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो प्रेशर आएगा ml-1 t की पावर -2। अच्छा, और ध्यान रखेंगे यही सेम डायमेंशन होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। ठीक है, वो आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। चलो, प्रेशर का आपको डायमेंशनल फार्मूला पता चल गया, फिर डेंसिटी का आपको डायमेंशनल फार्मूला पता चल गया। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा डेंसिटी का, ml की पावर -3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर p के जगह पर क्या रखना है, डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो ml-1 t-2 और उसकी पावर a। तो आप कहेंगे कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशनल, इट इज इक्वल टू k। कांस्टेंट है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। प्रेशर की डायमेंशन हमें पता है
एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू, और इसकी पावर क्या है, ए है, इसकी पावर क्या है, ए है। फिर डी डेंसिटी क्या है, एम एल की पावर माइनस थ्री और इसकी पावर बी। ये किसके इक्वल हुआ, ये हुआ एम ए एल माइनस ए टी माइनस टू ए, फिर m की पावर b l की पावर माइनस थ्री बी। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा m की पावर a प्लस बी, फिर l की पावर माइनस ए माइनस थ्री बी और t की पावर माइनस टू ए। ये आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट हैव सेम पार्ट्स। ठीक है, यानी देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर माइनस 1। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने हमें ये बताया कि दोनों बोथ साइड जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, उनमें जो फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर m की पावर अगर 0 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में a प्लस बी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो क्या होगा कि इससे हमारे पास तीन इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, इससे हमारे पास आएंगी तीन इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन हमारे पास आई, हम कहेंगे कि बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि बोथ साइड m की पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आई। दूसरी इक्वेशन आएगी हमारे पास, हम कंपेयर करेंगे l की पावर को। तो यहाँ l की पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पर l की पावर है माइनस ए माइनस थ्री बी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस ए माइनस टू बी इज इक्वल टू 1। ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और इसको आप लिख सकते हो a प्लस टू बी इज इक्वल टू 1। कुछ प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, ठीक। फिर हमारे पास क्वांटिटी आती है t। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर t की पावर माइनस 1 है और यहाँ पर माइनस टू है, तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास तीसरी इक्वेशन, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस टू ए। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू हमें पता चल गई। a की वैल्यू हमें क्या मिलती है, यहाँ से a की वैल्यू मिल रही है हमें 1/2, और b की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है माइनस 1/2। तो एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, हम इसको पुट करके देखते हैं। इसमें a के जगह पर हम 1/2 पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट किया मैंने, और 2b इज इक्वल टू 1/2। अच्छा ये 1 है, टू बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, ये माइनस है एक्चुअली, -1/2 -2 -1 2b। यहाँ पर कुछ दिक्कत है, यहाँ पर कुछ दिक्कत है, कंफर्म करते हैं क्या प्रॉब्लम है। एम एल की पावर -1 टी की पावर -2a, ओके 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 ओके, सॉरी, मिस्टेक ये थी कि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, अब समझ में आया। प्रॉब्लम थी, हमने लिख दिया था यहाँ पर a प्लस टू बी, एक्चुअल में यहाँ पर a माइनस थ्री बी विच इज इक्वल टू, हमने भी देखा कि ये इसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं 3, तो फिर हमारा काम बन गया। ठीक है, 3 पुट किया हमने अगर यहाँ पर, ये हो जाएगा 3b, और ये हो जाएगा -3/2, 3b, 3 से 3 कैंसिल, b इज इक्वल टू -1/2। तो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है।
ए की वैल्यू है 1/2 और बी की वैल्यू है -1/2। अब आपसे क्या पूछा गया था कि ये बताइए कि a माइनस बी क्या होगा, तो a माइनस बी यहाँ पर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड नेगेटिव ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। तो क्लियर है। तो इस तरह से हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो यही प्रिंसिपल है और यही एक एग्जांपल है जिससे हम सारे के सारे डेरिवेशंस करने वाले हैं। हम एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे और इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ पता नहीं है, जस्ट आपको उसकी डायमेंशंस पता है और इतना पता है कि जिस भी क्वांटिटी के लिए आप एक्सप्रेशन डिराइव करना चाह रहे हो, ठीक है, कि वो किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर सकता है, ये भी एक गेस है। ठीक है, ये भी एक गेस है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम। अच्छा एक बात और कि आप ये मत सोचना कि मतलब ये वाला स्टेप जरूरी है, जस्ट मैंने वेरीफाई करने के लिए ये किया, अभी वेरीफाई करने के लिए कर सकते हो कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि जब हमने वेरीफाई किया तो पता चला कि हमने यहाँ पर 3b के जगह पर क्या लिख दिया है, 2b लिख दिया है, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो ऐसे वेरीफाई कर लेना, मतलब फेयर करने की ज़रूरत नहीं है, रफ में वेरीफाई कर लेना आप, और अगर लगे कि कुछ मिस्टेक है या उसको चेंज करने की ज़रूरत है तो आप उसको चेंज कर देना। ठीक है, बट इस केस में देख रहे हो ज़रूरी नहीं है कि जैसे इस केस में आपको 2 इक्वेशन से ही वैल्यू मिल गई, ठीक है, 2 इक्वेशन से ही वैल्यू मिल गई, वैसे ही आपको यहाँ पर भी वैल्यू मिल जाए। देखो कोई भी क्वांटिटी में जितने यहाँ पर अननोन्स होंगे, जैसे ए बी है, ठीक है, तो आपको 2 इक्वेशंस में वैल्यू मिल जाएगी 2 पे। अगर यहाँ पर सी ऐड हो जाता तो आपको तीनों इक्वेशन का यूज करना पड़ता, तो तीनों इक्वेशंस करेक्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पर करेक्ट हो ना हो उससे कोई फर्क पड़ा नहीं, बट करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब मान लीजिए कि कोई क्वांटिटी मतलब 3 क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही होगी, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की 3 पावर आएगी, ए बी और सी, तो उस केस में तीनों इक्वेशंस का यूज करके आपके पास उनकी वैल्यूज आएंगी। क्लियर है। चलो अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आगे क्वेश्चंस करते हैं कि कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू स्ट्रिंग दैट ऑस्किलेट अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये है, एक सिंपल पेंडुलम है, यानी एक हम मासलेस स्ट्रिंग बोल देते हैं कि मासलेस स्ट्रिंग है, और उसमें हमने एक छोटा सा एक मास जो है हम वो उसको अटैच कर देते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जैसे ही आप उसको ऐसे थोड़ा सा भी मतलब अपने जो उसकी कौन सी पोजीशन कहते हैं उसे, वर्ड ही निकल गया दिमाग से। ठीक है, मतलब बेसिक सा मतलब ये है कि जब भी आप जैसे कोई चीज़ इस तरह से लटकी हुई है, आपको थोड़ा सा आप उसको डिस्प्लेस कर दो अपने पॉइंट से, तो वो क्या करने लगती है, ऑस्किलेट करने लगती है, और उसका रीज़न क्या होता है, ग्रेविटी। ठीक है, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो इस तरह से ऑस्किलेट करती है। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, मास ऑफ बॉब m एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. derive the expression for its time period using method of dimensions। ठीक है, तो इसने बताया कि एक टाइम पीरियड क्या होता है, कि सपोज करो कि ये एक आपका पेंडुलम है, ठीक है, हाँ वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं उसे। ठीक है, सपोज करो कि ये एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, यहाँ पर इसको हम कहते हैं बॉब, ठीक है, और इसका मास क्या है, m है, और ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ क्या है, l है। ठीक है, अब ना एक बहुत ही इंट्यूटिव सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो जैसे ही आप इसको इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे, मान लो आप इस पॉइंट पर आ गए, ठीक है, तो ये ऑस्किलेट करना स्टार्ट कर देगा। फिर पहले ये पोजीशन ए पे होगा, फिर ये पोजीशन बी पे होगा। ठीक है, तो हम टाइम पीरियड किसे कहते हैं कि इस बॉब ने कितना टाइम लिया ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, कि फिर से बता रहा हूँ कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया और फिर पॉइंट बी से वापस ए पर आया वो, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगा। ठीक है, उसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड, यही हमें निकालना है। अब आपको ये पता है कि जैसे जैसे अब आपको डिपेंडेंसी पता होनी चाहिए, तो आपने गेस किया, आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया, आपने बोला कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे जैसे हम बॉब की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को हम बढ़ाते हैं तो टाइम पीरियड भी बढ़ता जाता है। ऑब्वियस है ना
कि लेंथ, जैसे इतनी बड़ी लेंथ है तो अब आप डिस्प्लेस करोगे तो इस बॉल को यहाँ से यहाँ आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? अगर सिंपल सी बात देखें हम कि एक सर्कल है, एक सर्कल का रेडियस r है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्क लेंथ है इस केस में, और एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस छोटा है और यहाँ पर आर्क लेंथ है कुछ इस तरह से, तो भाई इस केस में तो डिस्टेंस ज़्यादा है, इस केस में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ कि बॉब को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही है। जितनी लेंथ बढ़ेगी उतनी ज़्यादा डिस्टेंस उसे ट्रैवल करनी पड़ेगी, और जितनी छोटी लेंथ होगी उतनी कम डिस्टेंस उसको ट्रैवल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे पॉइंट ए से बी पर गया, बी से ए पर आया, और इस केस में जहाँ पर दूसरा रेडियस गया जो कि इस आर से कम है, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो कि इस केस में टाइम पीरियड कम होगा। तो लेंथ जितनी कम होगी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड भी उतना कम होगा, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसका जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा होगा। मैंने रीज़न भी आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, हमें ये पता चल गया। फिर ग्रेविटी से पता चला कि सपोज करो कि आप आउटर स्पेस में हो जहाँ पर ग्रेविटी ही नहीं है, तो उस केस में अभी हम जब इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे तो मैं आपको फॉर्मूला से ही प्रूफ कर दूंगा, टाइम पीरियड होगा वो इनफाइनाइट होगा। ग्रेविटी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट उसको, कोई फोर्स उसके तरफ लगा ही नहीं रही है, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आना चाहेगा। आपने अगर आउटर स्पेस में एक पेंडुलम को ऐसे टिल्ट कर दिया तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है, वो उस पॉइंट से मूव ही नहीं करेगा। तो टाइम पीरियड कितना हो गया उसका? इनफाइनाइट। वो उस पॉइंट से आगे ही नहीं बढ़ा तो आगे बढ़ के वापस कैसे आएगा, ठीक है। तो ग्रेविटी पर डिपेंड किया। हाँ, डाउट वाला केस है मास। क्या मास के ऊपर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है? तो नहीं करता, बट हमने अभी मान लिया कि चलो ये भी एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मास पर जितना भारी मास होगा उतना कम उसका टाइम पीरियड होगा, ऐसा आप सोच सकते हो, ठीक है। चलो, अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड, ठीक है। तो हमें ये पता है कि टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है किन किन पॉइंट्स पर, किन किन पॉइंट्स पर डिपेंड कर रहा है, क्या कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सबसे पहले हम कहेंगे कि मास ऑफ बॉब, ठीक है, फिर कहेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, फिर कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इन पर डिपेंड तो कर रहा है, हमें ये नहीं पता कि किस तरह से डिपेंड कर रहा है, यानी इनका किस तरह से हमने प्रोडक्ट लिया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। अब हमारा काम ही यही है कि हमें यहाँ पर a b c की वैल्यू जैसे ही हम निकाल लेंगे, हमने यहाँ पर रिलेशन क्या कर लिया, एस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है, क्लियर है। अब कैसे, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही हम यूज करेंगे। अब आप क्या करेंगे आगे, यहाँ पर प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लगाएंगे, हम लिखेंगे इसको t इज इक्वल टू k, ठीक है, k m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। अब हम लिखेंगे डायमेंशनली टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, यहाँ किसके इक्वल होगा, इसकी डायमेंशन क्या होगी, सिंपली t की पावर 1, और यहाँ पर हमें ज़रूरत है तो हम लिखेंगे m की पावर 0 और l की पावर 0। अच्छा, ऐसे लिखते हैं ना, mlt, l की पावर 0 और t की पावर 1, ठीक है। ये इक्वल होगा किसके, कांस्टेंट है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। मास की डायमेंशन होगी, क्या होगी, m, तो सिंपली m की पावर a, ठीक है। फिर लेंथ की डायमेंशन सिंपली l से रिप्रेजेंट करते हैं, तो l की पावर b। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सिंपली अ काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, तो g क्या होगा, l t की पावर -2 और इसकी पावर c, ठीक है। इसको हम इक्वेट कर रहे हैं, ये डायमेंशनली हमने इसको इक्वेट किया है। तो यहाँ पर m की पावर a, l की पावर b प्लस c होगा, क्योंकि l की पावर c यहाँ पर क्या आएगा, चलो लिख लेते हैं प्रॉपरली, l की पावर b, फिर l की पावर c और t की पावर -2c, ठीक है। यहाँ से m की पावर a, l की पावर, ठीक है, ऐड कर देंगे, b प्लस c हो गया और t की पावर -2c। अब आप क्या कहोगे, कि बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आपके पास 3 इक्वेशन आएगी। पहली इक्वेशन आएगी a इज इक्वल टू 0, फिर b प्लस c इज इक्वल टू 0 और -2c इज इक्वल टू 1। कैसे किया हमने, देखो कंपेयर किया, हमने क्या कहा है, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की जो
जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो m की पावर यहाँ पर a है और यहाँ पर m की पावर 0 है, तो ये दोनों पावर इक्वल होनी चाहिए, तो a की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। ठीक है, फिर b प्लस सी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, और -2c किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसको यूज करके हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आती हैं। तो यहाँ से हमें वैल्यूज मिलती हैं c इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, फिर यूजिंग दिस इट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और a यहाँ पर क्या है, 0 है। अब आप अपनी एक्सप्रेशन देखिए जो आपने क्या किया था, प्रेडिक्ट किया था कि हम लिखेंगे कि t इज इक्वल टू के m की पावर a l की पावर b और l और g की पावर c। ठीक है, अब k तो कांस्टेंट हमने यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, अब m की पावर a यहाँ पर क्या है, 0 है, इसका मतलब कि टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता। लेंथ यहाँ पर b l की पावर b क्या आया हमारे पास, 1/2, l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। अब आप इसको अगर लिखोगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे हम इसे, ये किसके इक्वल होगा, ये लिखेंगे k स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ g। ठीक है, दोनों के स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि देयरफॉर t इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट ऑफ l बाय g। ठीक है, और यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता कर सकते हैं k की वैल्यू क्या है, जो कि हमें पता है क्या है, k इज इक्वल टू 2π। कैसे करोगे एक्सपेरिमेंट, आपको टाइम पीरियड पता चल जाएगा। आपने एक पेंडुलम लिया जिसकी एक लेंथ ली, ठीक है, जिसकी आपको लेंथ आपको पता है क्योंकि आपने ही वो पेंडुलम बनाया। ठीक है, लेंथ आपको पता है, आपको जस्ट ये पता करना है कि टाइम पीरियड क्या है। आपने एक वॉच लिया, आपने पॉइंट ए पर लेके आया और उसको छोड़ दिया, वो पॉइंट ए से बी पर गया, बी से ए पर आया, आपने नोट किया कि कितना टाइम हुआ, वो हो गया आपका टाइम पीरियड। ठीक है, ग्रेविटी यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है 9.81, कहीं कहीं 9.80, इस तरह से हम लेते हैं। ये वैल्यू हमने ले ली और यहाँ से k की वैल्यू आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगी। और मजे की बात क्या है कि कोई भी लेंथ ले लो, मून पर ये आप अर्थ पे रहो, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, मून पर चले जाओ, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर लो, हर जगह इस कांस्टेंट की वैल्यू 2π ही आएगी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से हम एक एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं। तो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। एस्टेब्लिश डायमेंशनली द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज। हमें क्या करना है कि वाटर वेव्स है, जैसे किसी आप लेक में जाओ, पाउंड में जाओ, ठीक है, तालाब में जाओ, आपने क्या फेंका वहाँ पे, पत्थर फेंक दिया। ठीक है, अब क्या होगा, उससे कुछ वेव्स जनरेट होंगी। अब हमें उसी वेव की वेलोसिटी पता करनी है कि क्या है। ठीक है, अब सोचो एक्सपेरिमेंटली कितना मुश्किल है इसको पता करना, बट हमने सोचा कि चलो एक आइडिया ले लेते हैं, रफ आइडिया कि हाँ वेलोसिटी, डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन, क्या पॉसिबल रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव की। हमें रिलेशन निकालना है कि वाटर वेव की वेलोसिटी क्या होगी। अब आपको पता है कि इन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है, तो आप कहोगे कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ वाटर, वेवलेंथ की कुछ पावर ले ली, फिर डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी की कुछ पावर ले ली, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन तीनों पर ये डिपेंड करता है। अब ए, बी और सी हमने क्यों लिया, आपको बता दें, क्योंकि हमें जस्ट इतना पता है कि ये डिपेंड किस पर करता है, बस किस तरह से डिपेंड कर रहा है वो नहीं पता। ठीक है, उसी के लिए हमें ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन है, फिर हम लिखेंगे डायमेंशनली। अब समझ जाओ, जब भी मैं डायमेंशंस लिखूँ तो समझ जाना कि डायमेंशंस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर v इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लैम्डा की पावर a, रो की पावर b और g की पावर c। वेलोसिटी को हम लिखते हैं, वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, l t-1।
और यहाँ पर m की पावर 0 लिख लो, क्योंकि आपको पता है कंपैरिजन में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए k का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। लैम्डा इज अ वेव लेंथ, अ काइंड ऑफ लेंथ, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ, तो लेंथ की पावर a। ठीक है, डायमेंशन लेंथ की पावर a। डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी लेंथ का क्यूब। तो डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसको प्रोडक्ट के में l की पावर -3 लिखेंगे, इसकी पावर b। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी l t की पावर -2 की पावर c। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आएगा, l की पावर a, m की पावर b, l की पावर -3b, l की पावर c, t की पावर -2c। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर l की पावर a -3b प्लस c। ठीक है, फिर m की पावर b, फिर t की पावर -2c। कन्फर्म कर लेते हैं, l की पावर b c 2c, l की पावर a -3b प्लस c, m की पावर b और t की पावर -2c। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगेन हम लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हमें क्या पता चला कि लेंथ की जो पावर है बोथ साइड वो इक्वल होनी चाहिए, यानी लेंथ की पावर एक साइड है a -3b है ना, a -3b प्लस c, a -3b प्लस c, और दूसरे साइड यहाँ पर लेंथ की पावर क्या है, 1 है। तो ये दोनों पावर्स इक्वल होनी चाहिए बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। दूसरी इक्वेशन आएगी m की पावर b है और दूसरी साइड m की पावर 0 है, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और -2c की पावर -2c जो है -1 के इक्वल होना चाहिए। -2c यानी जो टाइम पीरियड है उसकी पावर -2c है, यहाँ पर भी सॉरी टाइम पीरियड का मैंने टाइम डायमेंशन t है, इसकी पावर यहाँ -2c है और यहाँ पर -1 है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इक्वेट कर दिया, ये 3 इक्वेशन आई। अब b इज इक्वल टू 0 हमें क्या इंप्लाई करता है, यहाँ पर 0 रख दे तो ये बोलेगा कि a प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 1/2। अब c की वैल्यू अगर 1/2 है तो इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1 - 1/2। क्लियर है, ये हो जाएगा 1/2। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज आई, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 1/2। क्लियर है, चलिए अब हमने जो रिलेशन लिया था कि v डिपेंड्स ऑन द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लैम्डा की पावर a। ठीक है, लैम्डा की पावर a और लेंथ की डेंसिटी था ना, डेंसिटी की पावर b और ग्रेविटी की पावर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि लैम्डा की पावर यहाँ पर क्या आ रही है, 1/2, रो की पावर यहाँ पर क्या आ रही है, 0, और g की पावर आ रही है 1/2, और यहाँ पर एक कांस्टेंट। तो आप लिखेंगे कि v इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एंड g। ठीक है, ये आ गया रिलेशन। हाउ ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल है ये डायमेंशंस का खेल। और जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो इट्स रिलेटेड टू सिमेट्री, और फिजिक्स में सिमेट्री एक बहुत ही डीप वर्ड है और बहुत ही बड़ा वर्ड है। ठीक है, और अभी तो हम इसके बारे में इतनी बात नहीं कर सकते, बट कभी मौका मिला तो ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपने देखा कि आप किस तरह से एक्सप्रेशंस जो है डिराइव कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, मैंने यहाँ पर f लिखा है अपनी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, बट यहाँ पर बुक्स में आपको न्यू दिखेगा, इस तरह का साइन दिखेगा, आप वही लिखना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू ऑफ अ स्ट्रिंग में डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन T in the string and mass per unit length m of the string. Using the method of dimensions, derive the formula for nu. ठीक है,
एक स्ट्रिंग है अंडर टेंशन, एक स्ट्रिंग है जो अंडर टेंशन है, उसकी हमने पता करना चाहा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होगी। आपने देखा एक स्ट्रिंग है, उसको आप दोनों तरफ से टाइटली पकड़ लो, ठीक है, वो स्ट्रेच हो जाए पूरी तरह से, और जब आप उसको हल्का सा छेड़ोगे तो वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो वही हमें फ्रीक्वेंसी पता करनी है कि उस फ्रीक्वेंसी, उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है। और हमने कहा कि हो सकता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो, जो आपकी स्ट्रिंग है वो कितनी बड़ी है, मतलब लेंथ क्या है, ठीक है, और उसमें टेंशन कितना है, ठीक है, टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, और मास पर यूनिट लेंथ क्या है, कि हर लेंथ में कितना मास वो कंटेन कर रहा है, जिसको हम लेंथ डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, हाँ लेंथ लीनियर डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लीनियर डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब पता करते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, आपको यहाँ पर लिख दिया गया है मास पर यूनिट लेंथ, तो गलती से भी जो मिस्टेक यहाँ पर हो सकती है आपसे वो ये हो सकती है कि आप मास ऑफ एम सॉरी डायमेंशन ऑफ एम ले लो सिंपली एम, जो कि गलत होगा। यहाँ पर m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा m डिवाइडेड बाय l, ठीक है, क्लियर है, इसका डायमेंशन क्या होगा, m डिवाइडेड बाय l, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसने कहा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग में डिपेंड्स ऑन लेंथ की पावर a, टेंशन की पावर t, ठीक है, और मास पर यूनिट लेंथ और इसकी पावर c, की जो फ्रीक्वेंसी है स्ट्रिंग की वो इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। तो हमें यहाँ पर a, b और c की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा, t की पावर -1, ठीक है, और l की पावर 0 लिख लो और m की पावर भी यहाँ पर 0 लिख लो। अच्छा एक मिनट अभी नहीं, तो हम लिखेंगे न्यू इज इक्वल टू k, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया, और l की पावर a, टेंशन की पावर b, और m की पावर c, यानी मास पर यूनिट लेंथ। ध्यान रखिएगा यहाँ पर फोर्स जो है, फोर्स की जो डायमेंशन है वही टेंशन की भी डायमेंशन होती है, टेंशन को भी न्यूटन्स में ही मेजर किया जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टेंशन की डायमेंशंस क्या होंगी, ml t-2, ठीक है। चलो अब डायमेंशंस लिखते हैं बोथ साइड, तो ये आ जाएगा t की पावर -1, l की पावर 0 और m की पावर 0। ये किसके इक्वल है, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं है, कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, l, इसकी पावर a। यहाँ पर ये टेंशन है, ध्यान रखना ये टेंशन है, टाइम पीरियड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, mlt-2 की पावर b, और मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इसकी पावर c। मैंने आपको अभी बताया कि मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास डिवाइडेड बाय लेंथ, तो मास है डिवाइडेड, उसको किससे हम डिवाइड कर रहे हैं, लेंथ से, तो वहाँ पर डायमेंशंस क्या होगी। एक्चुअल में आप फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिख सकते हो, m इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। तो जब आप इसके डायमेंशंस निकालेंगे तो ये आएगा डायमेंशन ऑफ मास डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ लेंथ, ठीक है। तो ये आ गया m डिवाइडेड बाय l के इक्वल, इसलिए मैंने लिखा m l की पावर -1, ठीक है। चलो अब यहाँ से लिखते हैं हम l की पावर a, यहाँ पर l की पावर b आएगा, मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ अब यहाँ पर a प्लस b, और छोड़ो किसी को डाउट हो सकता है, तो यहाँ पर l की पावर a, m की पावर b, l की पावर b, t की पावर -2b, m की पावर c, l की पावर -c, ठीक है। अब ये इक्वेशंस हमें लिखनी होगी, आगे ले चलते हैं इस पूरे ही इक्वेशन। देखो यहाँ पर क्या हुआ, लेंथ की पावर a प्लस b माइनस c,
फिर m की पावर b प्लस c, फिर t की पावर -2b। क्लियर है? यहाँ से m0 l0 t की पावर -1 हम लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस a प्लस b माइनस c मस्ट बी इक्वल टू 0। ये देखना अब ये ध्यान रखना कि एल एम टी हम कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, हमने कहीं भी लिख दिया तो ऐसा ना करो कि जो पहले लिखा है उसको पहले के ही पावर से कंपेयर कर लो, नहीं, जो क्वांटिटी है जैसे एल है तो उसको एल की पावर से ही कंपेयर करो, यानी एल की पावर को एल की पावर से ही कंपेयर करो, टी की पावर को टी की पावर से ही कंपेयर करो, एम की पावर को एम की पावर से ही कंपेयर करो, ठीक है। तो यहाँ पर आया a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन आई। दूसरी इक्वेशन की b प्लस सी इज इक्वल टू 0, मास की पावर भी क्या है यहाँ पर 0 है, m की पावर 0 है। फिर t की पावर है यहाँ पर -2b, तो -2b मस्ट बी इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू निकलती है, b आया हमारे पास 1/2। इसका मतलब b की वैल्यू अगर 1/2 है तो c की वैल्यू -1/2 होगी। अब यहाँ पर हमारे पास b और c की वैल्यू आ गई है, ठीक है, तो इससे निकालेंगे हम a प्लस 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -1। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1 आ गई। तो हमारा जो एक्सप्रेशन था, क्या एक्सप्रेशन था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन क्या था, मास पर यूनिट, देख लेते हैं यहाँ से, L की पावर A, T की पावर B टेंशन और M की पावर C। तो L की पावर A, अब A यहाँ पर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। फिर L हो गया, फिर टेंशन की पावर B, ठीक है, टेंशन की पावर B क्या है यहाँ पर हमारे पास 1/2, और फिर हमारे पास हो गया मास पर यूनिट लेंथ M की पावर C, और C हमारे पास क्या है -1/2। तो ये क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कांस्टेंट 1 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। तो ये आ गई हमारे पास एक्सप्रेशन, ठीक है। अब डायमेंशंस एक बहुत ही मतलब डायमेंशन एनालिसिस एक बहुत ही पावरफुल टूल है, बट इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकता, ठीक है, और यही इसकी पावर भी है, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यूज भी अगर कंसीडर करने लगते कुछ ऐसा होता तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये सब। तो कुछ पर्टिकुलर केसेस में कभी कभी कुछ कमियां होती हैं किसी भी थ्योरीज की, वही उसकी पावर भी होती है, ठीक है। तो याद रखिए कि हमने मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने हमें क्या क्या बताया, ठीक है। तो अब ये सोच भी नहीं सकते थे आपकी ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, जब आप इसकी एक्चुअल डेरिवेशन देखोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि क्या है ये, बट यहाँ पर कितनी आसानी से हमने ये सब कर लिया, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं, चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कि द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन डिपेंड्स अपॉन थ्री फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का रेडियस क्या है, ऑब्वियसली जितना बड़ा ऑर्बिट होगा उतना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा, ठीक है। जो प्लैनेट सन के सबसे नियरेस्ट है उसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो सबसे कम है, जो फारदेस्ट है, ठीक है, उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन से क्या मतलब है, जो हमारा अर्थ है इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, 365 पॉइंट सम डेज या 0.24 डेज है, ऐसा करके कुछ है, ठीक है। तो ये होता है रिवॉल्यूशन। तो किस पे डिपेंड करता है कि ऑर्बिट क्या है, मास कितना है सन का मास, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g पर डिपेंड कर रहा है। तो हमें ये प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, केपलर्स लॉ, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो हमें ये पता चला कि जो टाइम पीरियड है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, हमने लिया r की पावर a, मास ऑफ सन
तो m की पावर हमने क्या ले ली यहाँ पर b, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पावर c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि t इज इक्वल टू के r की पावर a, मास ऑफ b, मास ऑफ सन की पावर b, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पावर c। डायमेंशनली अगर हम लिखें इसे, डायमेंशनली अगर हम लिखें तो t की डायमेंशन क्या होगी, क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा t, टाइम, इसकी डायमेंशन क्या है, टाइम, ठीक है। फिर यहाँ पर l की पावर 0 लिख लेंगे, m की पावर भी 0 लिख लेंगे। ये किसके इक्वल आ रहा है, k की डायमेंशन कुछ नहीं होगी क्योंकि कांस्टेंट है, r लेंथ है तो लेंथ की पावर a, डायमेंशंस में बात कर रहे हैं तो रेडियस की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ, मास ऑफ सन, मास है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, मास, तो m की पावर b। यहाँ पर मैं ये सबस्क्रिप्ट में लिख दूं ms, जिससे आप समझ जाओ यहाँ पर मास ऑफ सन की बात हो रही है और यहाँ पर हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैंने क्या लिखा, m। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, हमें पता है, हमने डिराइव किया था, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2, इसकी पावर c, ठीक है। किसके इक्वल आया, l की पावर a, m की पावर b, m की पावर -c, l की पावर 3c और t की पावर -2c, ठीक है। ये किसके इक्वल है, l की पावर a प्लस 3c, एक l की पावर a प्लस 3c, m की पावर b माइनस c और t की पावर -2c, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो a प्लस 3c किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हम लिखेंगे कि a प्लस 3c इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर a प्लस 3c और यहाँ पर लेंथ की पावर क्या है, l की पावर क्या है, 0 है, तो ये इसके इक्वल हो गया। m b माइनस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, b माइनस c इज इक्वल टू 0 और -2c इज इक्वल टू 1, क्या है, -2c इज इक्वल टू 1, क्लियर। चलिए यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, c इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि b इज इक्वल टू c, इट इम्प्लाइज कि b इज इक्वल टू -1/2। अब हमारे पास c की वैल्यू है तो a की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा a इज इक्वल टू -3c और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -1/2, ये हो जाएगा 3/2। तो a की वैल्यू यहाँ पर आती है 3/2। अब हमने कहा था कि टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मतलब r की पावर a हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, r की पावर 3/2, फिर मास ऑफ सन, ठीक है, ये m की पावर b, तो m की पावर -1/2, एक मिनट, b माइनस सी इक्वल टू 0, टी 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 टी, ठीक है, ठीक है। तो मास ऑफ सन की पावर b और b हमारे पास क्या है, -1/2 है, ठीक है। और फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट c, इसकी पावर भी -1/2 है। बोथ साइड स्क्वायर कर दो, क्या मिलेगा आपको, r³ मल्टीप्लाइड बाय m की पावर -1 और g की पावर -1। तो इट इम्प्लाइज, आप कह सकते हो कि यहाँ पर t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, ठीक है। टाइम पे जो आपका जो क्या है, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r³ का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है m के और g के, ठीक है, क्लियर है। तो इसने हमें बस यहाँ पर ये शो करना था कि इसका स्क्वायर
जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। ठीक है, जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और सपोज करो मैंने कुछ लिखा कि ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/b, तो इस केस में हम कहते हैं कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। क्लियर है? तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, ये लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं, इसके बाद हम इसको हम एंड करेंगे। चलिए, तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन कि अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r फॉल्स विद वेलोसिटी v थ्रू अ लिक्विड हैविंग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी eta। ठीक है, फाइंड विस्कस ड्रैग f ऑन द बॉल इफ इट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल। ठीक है, फिर वेलोसिटी ऑफ बॉल, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या सिनेरियो है यहाँ पर, क्या हो रहा है कि हमने एक मेटेलिक बॉल, स्फेरिकल बॉल लिया, मेटेलिक छोड़ एक स्फेरिकल बॉल लिया और उसको हमने किसी लिक्विड में ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो ड्रॉप हम जैसे ही करेंगे तो उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगेगा जो उसकी मूवमेंट को अपोज करेगा। ठीक है, तो वही ड्रैग फोर्स हमें निकालना है। अब ये किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, देखो एक कंपैरिजन करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की किस, मतलब कोई जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर और शहद रखा आपने, तो वाटर में अगर आप एक बॉल को ड्रॉप करते हो जिसका रेडियस r है, और उसी बॉल को अगर आप शहद में ड्रॉप करते हो तो आपको पता है कि बॉल जो वाटर में आसानी से नीचे चली जाएगी इन कंपैरिजन टू शहद में। ठीक है, शहद में उसको जाने में दिक्कत होगी, वहाँ पर ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, और दूसरी बात, जब वेलोसिटी ज़्यादा होती है तब उस केस में भी क्या होता है, ड्रैग फोर्स बढ़ता जाता है। जितनी तेज़ी से कोई ऑब्जेक्ट जाएगा, ठीक है, किसी भी फ्लूइड में, तो उतना ही ज़्यादा ड्रैग फोर्स लगेगा, उतना ही ज़्यादा उसको अपोजिशन फील होगा। ठीक है, फिर कोई भी जो आपका लिक्विड है वो कितना गाढ़ा है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, और दूसरी बात कि जो आपकी स्फेरिकल बॉल है वो कितनी बड़ी है। ठीक है, स्फेरिकल बॉल का रेडियस जितना ज़्यादा होगा ड्रैग फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो बढ़ गया। ठीक है, तो हमने ये देखा कि एक स्फेरिकल बॉल को अगर हम फॉल करते हैं वेलोसिटी v से, ठीक है, तो उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लगेगा वो उस स्फेरिकल बॉल की रेडियस पर डिपेंड करेगा, उसकी वेलोसिटी पर और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर डिपेंड करेगा। तो हमें विस्कस ड्रैग फोर्स कितना होगा वो बताना है। ठीक है, चलो बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है ना। तब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ड्रैग फोर्स F, इसको मैंने F सब D लिख दिया, ड्रैग फोर्स याद रहे आपको कि इट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ बॉल, तो हमने लिखा r की पावर b, वेलोसिटी ऑफ बॉल, वेलोसिटी की पावर b, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की पावर c। ठीक है, अब इनकी डायमेंशंस हमें पता होनी चाहिए, जो हमें पता है। अब फिर लिखेंगे इसको एफ डी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, फिर r की पावर a, v की पावर b और ईटा की पावर c। ठीक है, अब ड्रैग फोर्स ही तो है, तो इसकी डायमेंशंस क्या होगी, mlt-2। ठीक है, तो हम लिखेंगे डायमेंशनली, देखो आपको ये दो तरीके से लिख सकते हो, डायमेंशनली लिख दो ताकि क्लियर हो जाए, या आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकते हो कि हम यहाँ पर वी आर डीलिंग इन डायमेंशंस। ठीक है, तो ज़्यादा कन्वीनियंट मुझे ये लगता है, जस्ट आइडिया होना चाहिए कि हाँ आप क्या लिख रहे हो, आप क्या कर रहे हो। डायमेंशनली हम देखें तो फोर्स के डायमेंशंस क्या है, mlt-2 के है, कोई डायमेंशन नहीं होगा। r की डायमेंशन लेंथ है यानी l की पावर a, वेलोसिटी की डायमेंशन है lt-1, इसकी पावर b, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने ऑलरेडी फाइंड किया था। ठीक है, इसकी डायमेंशंस हैं ml-1 t-1, इसकी पावर c। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे इसको l की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b, m की पावर c, l की पावर -c, t की पावर -c। ठीक है, देखो l की पावर a प्लस b माइनस सी, t की पावर -b -c, ठीक है, और m की पावर c है हमारे पास। ठीक है, b की पावर -b -c। क्लियर है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई, और एक इसके इक्वल है mlt-2 के।
ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमें क्या पता करना है कि भाई जो भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, अब फंडामेंटल डायमेंशंस जो है हमारे, ठीक है, उन सब की पावर बोथ साइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो चलिए सेम होनी चाहिए तो देख लेते हैं। तो यहां से हमारे पास फिर से 3 इक्वेशन आएगी। पहली इक्वेशन आएगी, हम लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, ठीक है, माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू -2, फिर m की पावर c, तो यानी c इज इक्वल टू 1। अब c इज इक्वल टू 1 है तो हमें यहाँ से पता चला कि b की वैल्यू क्या होगी, -c प्लस 2 b के इक्वल होगा। इट इम्प्लाइज, यहाँ पर ये 1 है तो 2 - 1, तो b की वैल्यू आती है हमारे पास 1, ठीक है। फिर b और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 1 है तो 1 1 कैंसिल हो गया। इट इम्प्लाइज कि a की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है। अब देखो हमने क्या डिपेंडेंसेस ली थी कि F ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, फिर हमने क्या क्या लिया था, r की पावर, रेडियस की पावर a, फिर वेलोसिटी की पावर b और ईटा की पावर c। तो ये किसके इक्वल आया, k। r हमारे किसके a किसके इक्वल है, यहाँ पर 1 के इक्वल है, तो r, b किसके इक्वल है 1 के ऊपर, तो v की पावर 1 और ईटा पावर 1। और हमें कहा गया था कि यूज k इज इक्वल टू 2 पाई, तो जो ड्रैग फोर्स हमारा आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, 6 पाई r v ईटा। क्लियर है। तो इस तरह से हम रिलेशंस डिराइव करते हैं। कितना सिंपल है, ठीक है। और अच्छा, अभी कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो हम वीडियो इसकी आएगी, उस वीडियो में हम कुछ जेई से भी हमने प्रॉब्लम्स लिए हैं, बहुत ही आसान प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह के, मतलब बेसिक प्रिंसिपल पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। अब जेई में आता है तो कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही थोड़ा बहुत, बट उतना भी नहीं है, ठीक है। तो और कुछ जो क्वेश्चंस बचे हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।